सागर आज बेहद थका हुआ था। पूरे दिन की भागदौड़ और दिमागी तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हवेली में दाखिल होते ही सबसे पहले उसके जहन में आरती का ख्याल आया और उसने तुरंत नौकरानी से पूछा, आरती कहाँ है? नौकरानी ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, साहिब जी, वो हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद है। सागर ने अगला सवाल दागा, और आशु, वो कहाँ है? नौकरानी ने संकोच से कहा, साहिब जी, वो तो अपने कमरे में सो रहा है। ये सुनते ही सागर का चेहरा कस गया, उसकी भौहें तन गई और आवाज में गुस्सा उतर आया। आरती वहां क्या कर रही है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसे हवेली से बाहर निकलने की इजाजत मत देना। मेरी एक ही बात तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? दरअसल आज वह दफ्तर से काफी पहले लौट आया था। उसका इरादा साफ था, वह आरती के साथ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन नौकरानी ने बेबस होकर सफाई दी, साहब, वो कह रही थी कि पौधों की छटाई करेगी और मैंने उसकी बात मान ली। यह सुनकर सागर तेज कदमों से हवेली के पिछले हिस्से की ओर लपका, मगर वहां ना आरती थी और ना ही उसकी कोई आहट। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर हवेली के पिछले दरवाजे पर पड़ी, जो खुला हुआ था। साफ था कि आरती वहां से बाहर जा चुकी थी। सागर के दिल की धड़कनें तेज हो उठी। उसके दिमाग में अचानक ख्याल कौंधा कि कहीं आरती की याददाश्त तो वापस नहीं आ गई। यह सोचते ही उसका दिल जैसे सीने में उछल पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को तसल्ली दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि उसकी याददाश्त वापस आने में कई महीने लगेंगे। अभी तो वक्त बाकी है। वह खुद को समझा ही रहा था कि तभी उसकी नजर हवेली के बाहर पड़ी। थोड़ी ही दूर पर आरती कुछ बच्चों के साथ खेलती नजर आई। वह हंसते मुस्कुराते उनके साथ क्रिकेट खेल रही थी। 18 साल की वह मासूम सी लड़की उस वक्त बच्चों जैसी चंचलता में डूबी हुई थी और खेलते हुए बेहद क्यूट लग रही थी। सागर ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। उसकी निगाहें आरती के चेहरे पर जम गई। उस चेहरे पर ऐसी मासूमियत फैली थी कि सागर पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। तभी पीछे से एक बच्चे ने जोर से आवाज लगाई, हटो, मुझे बॉल करवाने दो। ये जानी पहचानी मर्दानी आवाज सुनते ही आरती ने जैसे ही नजरें उठाई, उसकी आंखें सागर पर आकर ठहर गई। पल भर को वह उन्हें देखकर सब कुछ भूल गई। उसकी सांसें थम सी गई और हाथ से बैट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। आरती ने सोचा था कि सागर के ऑफिस से आने से पहले ही वह हवेली लौट जाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि सागर को उसका हवेली से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं ये मुझे फिर से सजा तो नहीं देंगे, उसने कांपते हुए सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके मन ने जवाब दिया, नहीं, इस बार मैं उनकी कोई भी सजा नहीं मानूंगी। हालांकि जैसे ही सागर द्वारा दी जाने वाली उन अनोखी सजाओं की याद उसके दिमाग में ताजा हुई, उसके गाल शर्म से लाल हो उठे। उन सजाओं का अपना ही असर था। वे उसे छुपा तो नहीं पाती थी, मगर उसे शर्म से कांपते और दिल की धड़कनें तेज करने पर जरूर मजबूर कर देती थी। सागर वहीं खड़ा शरारती नजरों से उसे देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ बच्चों की ओर देखते हुए कहा, अरे आरती जी, जरा बॉल तो फेंकिए, हमें भी एक बॉल करवाने दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप कैसा खेलती हैं। ये सुनते ही बच्चे भी उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, आरती दीदी, आप ही जीतेंगी, आरती दीदी, एक सिक्सर जरूर लगाइए। लेकिन आरती तो सागर को सामने पाकर बिल्कुल निशब्द हो गई थी। उसकी मजबूत पर्सनैलिटी के सामने उसकी सारी हिम्मत जैसे कहीं गुम हो गई थी। सागर के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान खेल रही थी। उसके दिल ने चुपचाप कहा, सिक्सर तो अब मैं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में ले जाकर। आरती ने किसी तरह
बैट को उठा लिया, लेकिन उसके हाथ अब भी थर-थर कांप रहे थे। उसका पूरा वजूद जैसे हल्की-हल्की कंपकपी में डूब गया था। असल में आरती अक्सर इन बच्चों के साथ खेलने चली जाया करती थी और इस बात का पता सागर को आज ही चला, क्योंकि आज वह हवेली जल्दी लौट आया था। खेल शुरू हुआ और पहली ही गेंद पर आरती आउट हो गई। शर्मिंदगी के मारे आरती ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी सागर मजबूत कदमों से आगे बढ़ा और उसके हाथ से बैट छीनकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी नाजुक कलाई को अपनी सख्त पकड़ में थामते हुए वह बेहद नजदीक आ गया और धीमे स्वर में उसके कानों से सटकर सरगोशी की, मना किया था ना हवेली से बाहर कदम नहीं निकालना। फिर बाहर क्यों निकली? सागर के वजूद से उठती दिल फरेब महक आरती के हवासों पर छाने लगी और उसका दिल बेकाबू धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि शादी को इतना वक्त बीत चुका था, यहाँ तक कि उनका 8 महीने का बेटा भी था। फिर भी वह सागर से इतना शर्माती क्यों थी? उसके करीब आने पर उसकी हालत क्यों बिगड़ जाती थी? जबकि अब तो उसे सागर की शरारतों और उसकी संगत की आदत हो जानी चाहिए थी। मगर सागर की हल्की सी छुअन ही उसके जिस्म में करंट दौड़ा देती थी और इस वक्त भी जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो पूरे बदन में एक सिहरन सी फैल गई। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे उसके वजूद पर किसी मर्द का ये पहला स्पर्श हो। सागर ने फिर गुस्से से कहा, अब बोलती बंद क्यों हो गई तुम्हारी? क्यों निकली थी बाहर? कांपते लबों से आरती ने हिम्मत जुटाई। तो मैं आपकी हुक्म की गुलाम तो नहीं हूं ना सागर जी। मेरा मन अंदर घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। उसने जरा सी आंख खोलकर सागर को देखा। उसकी इस दिलेरी पर सागर की आंखों में हल्की सी चमक उभरी और होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कुराहट तैर गई। यह देखकर साफ था कि आरती धीरे धीरे अपने खोल से बाहर निकलने लगी थी। सागर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने लगा। तभी बच्चों की मासूम आवाज गूंजी, अरे सागर भाई, कहाँ ले जा रहे हो हमारी दीदी को? अभी तो हमने खेलना शुरू ही किया था। अभी अभी तो हमें इतना मजा आ रहा था। सागर ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अब अपनी दीदी को भूल जाओ। ये सिर्फ मेरी बीवी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। जाने क्यों वह उन छोटे बच्चों से भी मुकाबला करने लगा था। उसकी बात सुनकर दूसरा बच्चा बोल पड़ा, सागर भाई, आप तो जलते हो। सागर तमतमा उठा और चिढ़ते हुए बोला, तुम जैसे बच्चों से जलने से अच्छा तो मैं कुएं में छलांग लगाकर जान दे दूं। तभी तीसरा बच्चा भी सामने आ गया और बोला, सागर भाई, आरती का हाथ छोड़ दो। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे शादी करूंगा। ये सुनते ही सागर भड़क उठा, ओए छोटे, पहले बड़ा हो फिर शादी का ख्याल देखना। और खबरदार मेरी बीवी पर किसी ने नजर डालने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर आरती ने तुरंत बच्चों का पक्ष लिया और कहा, सागर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों से क्यों उलझ रहे हैं? सागर ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या इन बच्चों से? आरती ने ठहर कर जवाब दिया, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि मैं सिर्फ आप तक ही सीमित होकर रह जाऊं। उसने आंखें झपकाते हुए बात खत्म की। सागर ने तुरंत हाथ और मजबूत किया और बोला, तो वापस चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहब्बत का असली मतलब क्या होता है। उसकी आंखों में मदहोशी के रंग उतर आए और उसने आरती को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उस वक्त आरती ढीले ढाले वाइट ट्राउजर और काले रंग की एक छोटी तंग सी टी शर्ट में थी, जिसकी सादगी और नजाकत उसके हुस्न को और भी निखार रही थी।
अपने हुलिये से बहुत बेपरवाह आरती छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी मगन थी कि उसे इस बात का भी होश ना रहा कि उस छोटी सी टी शर्ट में उसकी जवानी के रंग किस कदर खुलकर बिखर रहे थे। तेज धूप की वजह से उसका चेहरा गुलाबी पड़ने लगा था और पसीने की नमी से उसके खुले बाल गालों और गर्दन पर चिपक गए थे। मगर इस रूप में भी वह सामने वालों का दिल धड़काने के लिए काफी थी। सागर की नजरें जब उस पर पड़ी तो उसका दिल बेकाबू होकर बहकने लगा। उसका मन मचल उठा कि इस नन्ही सी लड़की को अपनी बाहों में समेटकर सारी हदें पार कर जाए। मगर इसी बिंदु पर पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो उठी। वह इससे आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं करता था। आरती के करीब जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह था और वह इस गुनाह से खुद को रोकना चाहता था। वह जानता था अगर आरती के साथ उसने कोई रिश्ता बनाया तो वह अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। लेकिन इन जज्बातों का क्या करे जो अब सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए मचलने लगी थी। आरती को जब सागर की नजरें अपने ऊपर टिकी महसूस हुई तो एक बार फिर से शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। सागर ने उसका हाथ पकड़कर हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया और आरती भी बेबस और रूठे हुए अंदाज में पीछे पीछे चल दी। हालांकि उसका मन अब भी क्रिकेट खेलने में ही लगा हुआ था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही आरती फिक्रमंद आवाज में बोली, मैं जाकर आशु को देखती हूँ। वह जाग गया होगा क्योंकि वह जानती थी कि सागर उसे आज फिर से सजा देगा और वह सागर की किसी भी सजा के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उससे बचने के बहाने ढूंढने लगी। लेकिन सागर ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। वह सीधे उसके मजबूत सीने से जा लगी। उसी पल सागर ने नौकरानी की ओर नजर घुमाई और हुक्म दिया, तुम जाकर आशु को देखो और कोशिश करना हमें डिस्टर्ब मत करना। इशारे पर नौकरानी वहां से चली गई। तभी आरती ने झुंझलाकर सागर के सीने पर जोर का मुक्का मारा और बोली, ये क्या बदतमीजी है? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? सागर ने शरारती अंदाज में हंसते हुए जवाब दिया, वो बस यही सोच रही होगी कि हम एक और बच्चा प्लान करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर आरती हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगी। आप बहुत ही बेशर्म हैं, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में। इतना कहकर वह हल्का सा आगे झुका तो आरती फुर्ती से पीछे हट गई। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? सागर ने उसे पकड़ना चाहा मगर आरती हंसते हंसते पूरे कमरे में घूमने लगी। सागर बार बार कोशिश करता लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। वह हंसते हुए बोला, तुम एक बार मेरे हाथ तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने पहले भी मेरे हुक्म के खिलाफ बात की थी, आज सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। आरती पलट कर बोली, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। उस समय वह बेड के दूसरे सिरे पर पहुंच चुकी थी। सागर ने फुर्ती से छलांग लगाई और बेड पर चढ़कर उसे अपने दोनों बाजुओं में कैद कर लिया। लेकिन उसके चेहरे को देखते ही उसकी गंभीरता लौट आई। उसने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस हवेली से एक कदम भी बाहर मत निकालना, तो तुम बाहर क्यों गई? आरती ने मासूमियत से उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? सागर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें जमाने की चालाकियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मेरी प्यारी सी जान को नुकसान ना पहुंचा दे। ये कहते हुए सागर ने प्यार से उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दे दिया। उसके इस स्पर्श से आरती एकदम सिमट सी गई। उसका वजूद फिर से शर्म के मारे लजाने लगा। सांसें गहरी हो गई
आरती का दिल चाहता था कि सागर अपने नरम होठों का एहसास एक बार फिर से उसके चेहरे पर बिखेर दे। उस स्पर्श के लिए उसका मन बुरी तरह से मचलने लगा था, मगर सागर इससे आगे कभी नहीं बढ़ता था। वह हमेशा बस माथे तक ही सीमित रहता और आरती के जज्बात भीतर ही भीतर मचलते रह जाते। इस वक्त भी उसने मदहोशी में अपना सिर सागर के चौड़े कंधे पर टिका दिया था। उसकी गर्म सांसें सागर को अपने सीने पर साफ महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह अपने होश खो देगा। तभी सागर ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना, इसका मतलब है तुम्हारे लिए एक सजा तो बनती है। आरती ने चौंक कर सिर उठाया और बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी भरकर बोली, क्या मतलब है आपका? किस तरह की सजा की बात कर रहे हैं आप मुझे मारेंगे तो नहीं? वह बुरी तरह से डर चुकी थी। सागर ने तुरंत उसके गालों को थामा और मुस्कुराकर बोला, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक मीठा सा दर्द दूंगा, ऐसा दर्द कि उस दर्द में तुम भी पूरी तरह मदहोश हो जाओगी। उसकी आंखों में देखते हुए सागर के लहजे में रहस्य और गहराई घुली थी। आरती की मासूमियत, उसका हुस्न और उसकी जवानी उसे बार बार बहकाने लगी थी। उसकी बाहों में इस वक्त एक नाजुक सी कली थी जो किसी भी मर्द का ईमान डगमगा देने की ताकत रखती थी। और सागर भी इन कमजोर पलों में खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका मन चाहता था कि सब कुछ भूलकर आरती को अपने आप में समेट ले, उसके वजूद पर अपने नाम की मोहर लगाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। मगर वह जानता था कि उनका रिश्ता उसे ये हक नहीं देता कि वह इतना आगे बढ़े। आरती ने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर ये किस तरह की सजा होगी? वह नादान तो नहीं थी, सागर की बातों का मतलब समझती थी, मगर जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। सागर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? इतना कहकर उसने प्यार से उसकी आंखों पर अपने होठ रख दिए और बोला, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अस्पताल से लौटने के बाद ये पहली बार था जब सागर उसके इतना करीब आया था, वरना आरती तो उसकी संगत के लिए तरस गई थी। कई बार रात में वह खुद पहल करती, उसके पास आकर उससे लिपट जाती, मगर सागर हर बार उसे खुद से अलग कर देता। वह हमेशा समझाता, आरती अपने जज्बातों को संभालो, थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ, फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मेरे करीब मत आया करो, अगर मैं बह गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारी नाजुक सी जान मुझे सह नहीं पाएगी। और हर बार आरती अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाकर भोलेपन से कहती, लेकिन सागर, हमारा रिश्ता तो शुरू हो चुका है ना, हमारा तो बेबी भी हो चुका है, और बेबी बिना रिश्ता ऐसा शुरू किए होता ही नहीं ना। इतना तो मुझे भी पता है कि बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी भी नासमझ नहीं हूं मैं, वह मुंह फुलाकर मासूमियत से कहती और सागर उसकी इस बात पर नजरें चुरा लेता। हाँ आरती, लेकिन वो बस एक बार गलती हो गई थी और मैं अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इतनी कम उम्र में तुम माँ बन गई थी, डॉक्टर भी मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ था, इसीलिए मैंने सोच लिया है जब तक तुम पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाती, हम अपने रिश्ते को यहीं पर रोक देंगे। सागर की बात सुनकर आरती ने गहरी सांस ली और उससे थोड़ा अलग हट गई। सागर अपने जज्बातों को कितनी मुश्किल से संभालता था, ये बस वही जानता था। मगर आज आज उसका अंदाज ही कुछ और था। आरती के अंग अंग से मदहोशी टूट टूट कर बिखर रही थी। अब अपनी आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें इन्हें खोलना नहीं है। अगर एक बार भी आंखें खोली तो तुम्हारी सजा 50% बढ़ जाएगी। सागर उसके कानों के पास झुककर रहस्यमयी लहजे में फुसफुसाया। इतना कहते ही
उसने उसकी नाजुक कान की लो को अपने दांतों में हल्का सा दबा लिया। आरती सिसक उठी और पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर अगले ही पल सागर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में और कसकर भर लिया। तुम इस जगह से 1 इंच भी नहीं हिलो। अगर हिली तो समझ लो तुम हार गई और तुम्हारी सजा डबल हो जाएगी। सागर जी, ये जायती है। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हैं, आरती ने कांपती आवाज में कहा। सागर ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और धीमे से बोला, अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कहा ना, बस खामोश रहो और अपनी आंखें बंद रखो। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता रहूंगा। यह कहते ही वह उसके लबों पर झुक गया। आरती ने सहरते हुए उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया। अब उसकी सांसें पूरी तरह सागर की गिरफ्त में थी। पहली बार सागर आरती के नरम होठों का स्पर्श महसूस कर रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था। 3 महीने से वह इस पल के लिए तरस रहा था और आज उसे लगा मानो सारी प्यास बुझ जाएगी। आरती ने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि उसे डर था अगर उसने आंखें खोली तो उसकी सजा डबल हो जाएगी। काफी देर तक सागर उसे अपने काबू में किए रहा। कभी वह उसके निचले होठ पर रुकता तो कभी उसके ऊपरी होठ को थाम लेता। आरती कभी उसकी कमर पर हाथ कस देती तो कभी उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लेती, मगर सागर को मानो अब किसी चीज का होश ना रहा हो। आज वह हर हद पार कर देना चाहता था। उसे बस इतना एहसास था कि उसकी बाहों में एक नाजुक, प्यारी और मासूम लड़की है जिसने पहली ही नजर में उसका दिल पूरी तरह जीत लिया था। जब सागर ने आखिरकार उसे छोड़ा तो आरती हाँफती हुई गहरी सांस लेने लगी और शर्म से उसका चेहरा छुपाने के लिए सागर के सीने में अपना मुंह दबा दिया। तभी सागर शरारती लहजे में बोला, तुमने आंखें खोल दी है आरती। वह घबराकर सहम गई। नहीं प्लीज। उसकी हालत शर्म से और भी नाजुक हो रही थी। सागर मुस्कुराया, मेरी जान, हमारी पहले ही एक डील हुई थी कि तुम जानती हो कि मैं अपनी डील का कितना पक्का हूँ। जो कुछ भी कहता हूँ उसे पूरा करके दिखाता हूँ। तो अब तुम अपनी अगली सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही उसने धीरे धीरे उसकी टी शर्ट का पिछला बटन खोला। आरती सहम कर पीछे हटने लगी और अचानक बेड पर गिर पड़ी। वाह मेरी जान, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। सागर खुलकर हंसते हुए बोला, नहीं सागर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बस आशु की फिक्र हो रही है। वह बहुत परेशान हो रहा होगा। वह सुंदरा के पास है। उसे क्या पता कि उसके मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो अभी सिर्फ 8 महीने का मासूम सा बच्चा है, इसीलिए तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है। आरती कहकर बाहर की ओर सरकने लगी थी कि तभी सागर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से फिर से बेड पर गिरा दिया। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। आरती, आज एक छोटी सी शरारत कर ही लेते हैं। ये पल, ये बेचैन दिल आज तो कुछ ज्यादा ही बेचैन है। उसके लहजे में जज्बातों का सैलाब उमड़ रहा था। 3 महीनों से वह अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज उसका सब्र टूट चुका था। वह आरती से शिद्दत की हद तक मोहब्बत करने लगा था और अब उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहता था। उसने उसकी पतली कमर थामी और उसे अपनी ओर खींच लिया। आरती बार बार कंफ्यूज हो रही थी। कभी दाईं तरफ मुंह छुपाती, कभी बाईं तरफ, कभी सागर की शर्ट कसकर पकड़ लेती मानो उसी में घुस जाना चाहती हो। ये देखकर सागर ने गहरी ठंडी सांस छोड़ी और एक झटके में अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। ये तो चीटिंग है सागर, आरती मासूमियत से बोली। उसके भोले अंदाज पर सागर को बेहिसाब प्यार आया। उसकी नजरें अब सागर की मजबूत बॉडी पर टिक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। शर्म से उसने पलकों को बंद कर लिया।
आप बहुत ही बेशर्म हैं, आरती ने फुसफुसा कर कहा। सागर मुस्कुराया, मेरी जान, अभी तो तुमने मेरी शर्मी देखी कहाँ है। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। अचानक ही उसकी नजर आरती की गर्दन पर पड़े एक छोटे से तिल पर ठहर गई। उस तिल को देखते ही सागर अपना काबू खो बैठा और झुककर उसे होठों से छू लिया। आज सागर जज्बातों में इस हद तक बहक गया था कि भूल चुका था कि उसका आरती से कोई जायज रिश्ता नहीं है। वह नशे की तरह आरती को नजाकत और हुस्न में खो गया था। उसने धीरे से उसकी शर्ट को नीचे खींचा, लेकिन आरती ने घबराकर अपनी शर्ट कसकर पकड़ ली। नहीं, प्लीज सागर, इससे नीचे नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। कभी वही आरती थी जो खुद सागर के करीब आने के लिए मचलती थी, और आज जब सागर उसके करीब आया तो उसका दिल जाने क्यों किसी अनजाने डर से धड़कने लगा, मानो सब कुछ गलत हो रहा हो। सागर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मेरी जान, तुम पूरी की पूरी मेरी हो। ऐसे नखरे मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरा मूड खराब मत करो। सागर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब लग रहा है, आरती कांपती आवाज में बोली। सागर ने नरमी से कहा, तुम्हारी आसानी के लिए रुको, मैं कमरे की लाइट ऑफ कर देता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। अब सागर का इरादा था कि वो खुद को और आरती को इस पल में पूरी तरह खो दे। लेकिन तभी धड़ 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 कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। सागर और आरती दोनों बुरी तरह चौंक गए। साहेब जी, आशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसको सांस नहीं आ रही, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है और शोर मचा रहा है। नौकरानी की घबराई हुई आवाज सुनकर सागर का सारा जोश पल भर में राख बनकर बैठ गया। उसे अपने बेटे से मोहब्बत थी और आशु की फिक्र उसे पागल करने लगी। दूसरी तरफ आरती भी बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वो फौरन उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी, मगर सागर तो उस वक्त तक कमरे से बाहर निकल चुका था। आरती उसके पीछे पीछे भागती हुई गई। बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। आशु को सचमुच सांस नहीं आ रही थी। दोनों बिना देर किए उसे लेकर अस्पताल भागे। भगवान की कृपा थी कि उस समय रहते अस्पताल पहुंच गए, जिसकी वजह से आशु की जिंदगी बच गई। डॉक्टर ने बताया कि दरअसल आशु अपनी मां की कमी महसूस करते हुए लगातार रो रहा था, और फिर उसकी आदत थी कि वो रोते रोते अपनी सांस रोक लेता है। एक छोटे से बच्चे में इस तरह का गुस्सा होना वाकई ही खतरनाक बात थी। आरती ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो कभी उसके माथे को चूमती, कभी उसके नन्हे नन्हे हाथों को पकड़कर प्यार बरसाती। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा सब कुछ। उसकी आंखों से बेबस आंसू टपक रहे थे। सागर ने माँ बेटे को यूं लिपटते हुए देखा तो अनायास ही उनकी नजर उतार ली। उसके दिल में कसक उठी कि मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसके साथ सब कुछ बिना किसी जायज रिश्ते के कर रहा हूँ। अचानक उसे याद आया कि कैसे थोड़ी देर पहले वह शैतान के बहकावे में आकर सारी हदें पार कर देने वाला था। शायद भगवान उसे इस पाप से रोकना चाहता था, इसलिए आशु की तबीयत बिगड़ी और वह एक बड़ा गुनाह करने से बच गया। सागर का मन पछतावे से भर गया। मैं क्यों इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? मगर फिर उसी दिल ने सवाल किया, तो फिर इन जज्बातों का क्या करूं? ये दीवानगी, ये चाहत, ये तो आरती के लिए ही धड़कने लगी है। असल में ये चाहत आज की नहीं थी, ये तो उस दिन से थी जब उसने आरती को पहली बार देखा था। वो लम्हा जैसे उसके दिल में तस्वीर बनकर बस गया था। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जब वह उस दोपहर को याद करता। वो तपती हुई गर्मी का दिन था।
सागर अपनी कजन प्रीति को कॉलेज से लेने गया था। आमतौर पर उसे ये काम बेहद नागवार लगता था। लड़कियों की भीड़ से उसे हमेशा उलझन होती थी। हैंडसम और स्मार्ट होने के कारण सबकी निगाहें उस पर टिक जाती और वह इससे झुंझला उठता। उस वक्त वह मेडिकल के लास्ट ईयर में था और जल्द ही डॉक्टर बनने वाला था। मगर उस दिन जैसे किस्मत ने उसे चौंका दिया। कॉलेज के गेट से बाहर आती भीड़ में उसकी नजर अचानक एक लड़की पर अटक गई। उसके आसपास और भी लड़कियां थी, लेकिन सागर को तो बस वही नजर आई। उसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, उसकी नाक पर सजी हल्की सी नाराजगी और उसके तेवर वो किसी परी से कम नहीं लग रहे थे। सागर की नजरें जैसे जमी रह गई। अगले ही पल उसने देखा कि वही लड़की उसकी कजन प्रीति के साथ उसकी कार तक चली आ रही थी। सागर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पहली बार उसे कॉलेज आना बुरा नहीं लगा था, बल्कि पहली बार उसने प्रीति पर गुस्सा भी नहीं किया। प्रीति ने हंसते हुए कहा, सॉरी सागर भाई, असल में टीचर ने मिड टर्म का सिलेबस समझाने के लिए रोक लिया, इसलिए देर हो गई। आरती चुपचाप उसके पास खड़ी थी। उसने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी और माथे पर बल पड़े हुए थे। प्रीति ने इशारा किया, सागर भाई, ये मेरी दोस्त है आरती, आज इसे भी हमारे साथ जाना है। इसकी बहन नहीं आई तो आप प्लीज इसे भी इसके घर पर छोड़ दीजिए। सागर ने सहज अंदाज में कहा, हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके लहजे में जो नरमी थी वो खुद प्रीति को हैरान कर गई। वह ठिठर कर उसे देखने लगी। ये मेरे भाई के लहजे को क्या हो गया? वह जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि सागर के दिल में क्यों लड्डू फूट रहे हैं। उसकी नजरों का मतलब समझते ही वह जल्दी से होश में आया और संजीदगी से बोला, अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है। आरती ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई, जबकि प्रीति फ्रंट सीट पर बैग रखकर सवार हो गई। प्रीति का घर पहले आता था, आरती का बाद में। रास्ते में प्रीति ने हंसते हुए उसे तसल्ली दी, यार टेंशन मत ले, ये बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा ही है, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, तुम बस एड्रेस बता देना। पापा घर पर शोर कर रहे हैं, मैं जाकर उनसे मिल लूं। आरती थोड़ा कंफ्यूज हो गई। प्रीति के साथ होते हुए सागर के साथ सफर करना उसे अजीब नहीं लगा था, मगर अब अकेले उसके साथ जाना उसे हल्की सी अनकंफर्टेबल कर रहा था। सागर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और अचानक एक जगह रोक दी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? आरती उसकी बात समझ ही नहीं पाई और बेवकूफों की तरह उसे देखने लगी। सागर ने दोबारा कहा, क्या मैं सचमुच तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? इस बार उसने धीरे से सिर हिला दिया। तो फिर पीछे क्यों बैठी हो, आगे आकर बैठो। वह हल्की सी शर्मिंदा हो गई और फिर बैग उठाकर आगे की सीट पर आ बैठी। सागर रास्ते भर उससे छोटे छोटे सवाल करता रहा और आरती हर बार नपे तुले अंदाज में जवाब देती रही, मगर ना जाने क्यों उसकी मौजूदगी में अब उसे अजीब सी घबराहट और उलझन महसूस होने लगी थी। घर के सामने पहुंचकर सागर ने उसे उतारा। उसके दिल में ये बात पहले दिन से ही बैठ गई थी कि जिस लड़की को वह पहली नजर में पसंद करेगा वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, और आरती अब उसी में शुमार थी। कुछ वक्त बीता तो सागर को ये भी पता चला कि आरती एक अनाथ लड़की है। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। चाचा चाची ने परवरिश की और उसी घर में उसका कजन राज भी था, जो सागर का अच्छा दोस्त बन गया। अब तो सागर का उनके घर आना जाना भी होने लगा। एक दिन लॉन्ज में दाखिल होते ही अचानक पानी से भरा गुब्बारा उसके सीने पर आकर फूटा। पल भर में उसके कपड़े भीग गए
ये किसी और की नहीं बल्कि आरती की शरारत थी। राज उसके पीछे जाकर छुप चुका था क्योंकि वो अपनी कजन आरती की हरकतों से भली भांति वाकिफ था। सागर ने गुस्से से चेहरा उठाया तो सामने वही नादान सी लड़की खड़ी थी। घबराकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था। और उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। सागर के दिल में कुछ हुआ। वह उसे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फौरन नरमी से बोला, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, लेकिन प्लीज रोइए मत। राज ने हैरत से सागर को देखा। ये तू ही है? मुझसे तेरी ये हमदर्दी हजम नहीं हो रही। फिर वह आरती को धमकाने लगा, ठहर जा, शाम को पापा से तेरी शिकायत करूंगा। आरती ने बाल झटक कर मुस्कुराते हुए कहा, जो मर्जी करना, लेकिन मैं तो साफ मुकर जाऊंगी। ये कहकर वह लहराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे यकीन था कि सागर कभी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। समय बीतता चला गया। सागर की जिंदगी अपने ही दर्द से भरी थी। उसके पापा लंदन में रहते थे। माँ 3 साल पहले ही उसे छोड़कर दूसरे पति के साथ जर्मनी चली गई थी। वह एक टूटी हुई फैमिली का हिस्सा था। हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही थी कि वह एक मुकम्मल परिवार का हिस्सा बने, मगर ये ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी। उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हुई तो उन्होंने उसे लंदन बुला लिया। दूसरी तरफ आरती के चाचा चाची की रोज रोज बहस भी बढ़ने लगी थी। चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और घर पर रखने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर चाचा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। सिर्फ 16 साल की वह छोटी सी लड़की अब अकेली सब मैनेज करने लगी। वही उसने बहुत कुछ सीखा, जमाने के थप्पड़ों का सामना करना और अपने लिए खड़ी होना। सागर जब लंदन अपने पापा के पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने अपने बेटे का हाथ कसकर थाम लिया और भराई आवाज में बोले, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो सागर, मेरा मान रख लो, मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो। उसका हमारे सिवा कोई सहारा नहीं है। सागर को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पर आ गिरा हो। वह तो यहाँ अपने पापा से आरती के बारे में खुलकर बात करने आया था, लेकिन मरते हुए पापा की आखिरी ख्वाहिश सुनकर उसके होंठ जैसे सिल गए। आंखें हैरत से फैली रह गई और शब्द गले में ही अटक कर रह गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, डॉक्टर ने उसे बाहर बुला लिया। प्लीज अभी कोई ऐसी बात मत कीजिए जो आपके पापा को टेंशन दे। उनकी हालत नाजुक है। फिलहाल उनकी बात मान लीजिए, वरना उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। सागर चुपचाप डॉक्टर की बात सुनता रहा और फिर ना चाहते हुए भी उसने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। अपनी पहली मोहब्बत का गला घोटकर अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसने उनके दोस्त की बेटी से चुपचाप शादी कर ली। शादी की पहली ही रात उसे एहसास हो गया कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। जब वह अपनी दुल्हन सुनैना के करीब आने लगा तो उसने हाथ उठाकर रोक दिया। सागर हैरत से बोला, क्या हुआ सुनैना, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगा? उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए सुनैना ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? सागर का मुंह खुला का खुला रह गया। शादी की पहली रात दुल्हन के होठों से ऐसी बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी। प्रोटेक्शन? लेकिन सुनैना, हम तो पति पत्नी हैं और फिलहाल मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता। सुनैना ने तीखे लहजे में जवाब दिया, क्यों? ताकि अगले ही साल मेरी गोद में बच्चा डाल दूं और मैं घर गृहस्थी की चक्की में पिसकर रह जाऊं। मेरी सारी खूबसूरती मिट्टी में मिल जाए और तुम बाहर मुंह मारते फिरो। यही चाहते हो ना तुम? सागर ने गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ना चाहा। वह कड़वाहट से रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता था।
पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाना चाहता था। सुनैना, कैसी बातें कर रही हो? बच्चा तो हमारी फैमिली को पूरा करेगा, हमारे प्यार को और बढ़ाएगा। मुझे तो बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं तो जल्द से जल्द हमारे आंगन में एक नन्हा मुन्ना खेलते देखना चाहता हूँ। लेकिन सुनैना ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मेरे सामने इस तरह की बातें मत करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है तो लाइट बंद करके मेरे करीब आ सकते हो, वरना वो रहा सोफा, वहीं जाकर सो जाओ। सागर हैरान रह गया। शादी की पहली ही रात उसकी उम्मीदें राख हो गई। वह चुपचाप कपड़े बदलकर सोफे पर लेट गया और सुनैना पूरे बेड पर चैन से पसरी रही। कुछ ही देर में उसकी गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। सागर पूरी रात छत ताकता रहा। शादी की पहली रात हर इंसान के लिए सपनों से भरी होती है। कुछ उम्मीदें उसने भी सजा रखी थी, लेकिन उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसे उसी रात झटक दिया और यही झटका उसकी गैरत को चुभ गया। उस रात के बाद वह कभी सुनैना के करीब नहीं गया। बातचीत भी बस नाम मात्र की रह गई। जब तक वह काम से लौटता, सुनैना गहरी नींद में डूबी होती और वह अपना तकिया उठाकर फिर से सोफे पर लेट जाता। शादी की पहली रात का कड़वा अनुभव उसके दिल में गांठ बन चुका था और उसी गांठ की वजह से सागर को अब दोबारा से सुनैना की तलब महसूस ही नहीं हुई। मगर एक रात हालात बदल गए। सुनैना को खुद ही सागर की तलब महसूस होने लगी। जब सागर सोफे पर सो रहा था तो अचानक उसे अपने पहलू में किसी नरम एहसास का झटका लगा। उसने झट से आंखें खोली। सामने सुनैना बैठी थी, और वो भी उस रूप में जिसने सागर का होश उड़ा दिया। लाल गाउन में जिसकी डोरियां उसने ढीली छोड़ रखी थी। उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी और आंखों में ऐसी आग थी जिसे सागर एक नजर में पहचान गया। सुनैना धीरे धीरे और करीब खिसकी, उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी और उसके चौड़े सीने पर अपने होठ रख दिए। बेतहाशा उसे चूमने लगी। सागर तो जैसे पत्थर हो गया था। शादी की पहली रात उसने उसे दुत्कार दिया था और अब अचानक ये आई नीड यू सागर, प्लीज मुझे सुकून दो। सुनैना मदहोशी में बुदबुदाई। सागर का मन उसे झटक देने का था। उसके भीतर की गैरत चीख रही थी, जो औरत पहली रात मुझे ठुकरा दे, मैं उसे कैसे अपनाऊं। लेकिन उसके नरम स्पर्श ने धीरे धीरे उसके होश पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। सुनैना ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर सागर अपनी हदें खो बैठा। उसने उसे बाहों में भर लिया। कुछ ही पलों में दोनों बेड पर थे। जज्बातों का तूफान सब बहा ले गया, लेकिन आखिरी लम्हे पर सुनैना ने हाथ बढ़ाया और सागर की ओर एक पैकेट कर दिया। पहले प्रोटेक्शन, उसके बाद सागर का खून खोल उठा। ये औरत हर बार उसे झटका क्यों देती है? मगर इस हालत में उससे दूर जाना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरन उसने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे सागर ने खुद को समझा लिया। अगर सुनैना अभी बच्चा नहीं चाहती तो ठीक है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुनैना एक अयाशा मिजाज की औरत है। एक मर्द पर उसका गुजारा नहीं होता। उसके कई और दोस्तों के साथ उठना बैठना, क्लब्स, देर रात तक आउटिंग, सब कुछ उसके लिए आम बात थी। सागर जब भी उसे दूसरे मर्दों के साथ देखता, उसका खून खोल उठता। उसने जिस दिन शादी की थी, उसी दिन खुद से वादा किया था कि अब कभी किसी और औरत के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी बीवी के साथ वफादार रहेगा। लेकिन सुनैना की हरकतों ने उसके इरादे डगमगा दिए। कुछ अरसा बीता और खबर आई, सुनैना उम्मीद से है। सागर की दुनिया जैसे रोशन हो गई। उसे लगा अब शायद सुनैना सुधर जाएगी। एक माँ बनने के बाद तो औरत की दुनिया बदल जाती है, बच्चा ही उसका सब कुछ बन जाता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब डॉक्टर ने सुनैना को बताया कि वह प्रेग्नेंट है, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
ठंडी बर्फ जैसी आवाज में उसने कह दिया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर हैरान रह गई। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए था तो पहले से सावधानियां रखनी चाहिए थी। और अब जबकि आप उम्मीद से हैं तो मेरा मानना है कि आपको ये बच्चा जरूर जन्म देना चाहिए। ये आपका पहला बच्चा है। अगर आपने इसे गिराया तो आगे भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन सुनैना अपनी जिद पर अड़ी रही। नो, ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे। यही मेरा आखिरी फैसला है। वो गुस्से से पैर पटकते हुए क्लिनिक से बाहर निकल गई। सागर को वहीं छोड़कर खुद गाड़ी ड्राइव करके घर आ गई। सागर वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसकी रगों में आग दौड़ गई। ये औरत मेरे बच्चे को मारने पर तुली है। कैब लेकर जैसे ही वो घर पहुंचा, सामने सुनैना तूफान बनी खड़ी थी। उसने झपट कर सागर का गिरेबान पकड़ा और दहाड़ उठी। मैं ये बच्चा हरगिज भी नहीं चाहती, जबकि सागर चाहता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। जब उसे पता चला कि सुनैना इसे गिराना चाहती है, तो वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान से डरो सुनैना, ये जुल्म मत करो। लेकिन सुनैना अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है सागर। मैंने पहले ही कहा था मेरे पास बिना प्रोटेक्शन के मत आना। तो फिर उस रात तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सागर के सीने में लावा सा फट पड़ा। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी सुनैना। उस रात तुम भी जज्बातों में बह गई थी। हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं था। मैंने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुम्हें खुद ही अपने ऊपर काबू नहीं था। उसने सुनैना को उसकी गलती याद दिलाई, मगर वो सुनैना ही क्या जो अपनी गलती मान ले। उसने ठंडे लहजे में कह दिया, मैं ये बच्चा गिरा दूंगी बस। उस रात सागर स्टडी रूम में तड़पता रहा। उसकी आंखों के सामने अपने अजन्मे मासूम का चेहरा घूमता रहा। नन्हे हाथ, मासूम आंखें, मासूम मुस्कान। उसका दिल बार बार चीख उठा, मुझे अपना बच्चा बचाना होगा, चाहे जैसे भी हो। अगली सुबह सुनैना तैयार खड़ी थी अस्पताल जाने के लिए। उसे देख सागर का दिल धक से रह गया। वो दौड़कर उसके सामने आया। सुनैना प्लीज, मैं तुम्हें इस बच्चे की कीमत दूंगा। जितने पैसे मांगोगी उतने दूंगा। बस 9 महीने तक इसे अपनी कोख से अलग मत करो। कुछ पल के लिए सुनैना ठिठक गई। उसकी आंखों में चमक उभरी। उसे पता था सागर के पास दौलत की कोई कमी नहीं है और ये मौका उसके लिए सोने का था। वो जितनी चाहती उतने पैसे ऐंठ सकती थी और फिर अपने बॉयफ्रेंड राहुल के पास जाकर ऐश भरी जिंदगी जी सकती थी। असल में अगर उसके पिता मरने से पहले उसका हाथ सागर के हाथ में ना थामते तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। उसका दिल तो शुरू से ही राहुल पर आया था। अब ये सौदा उसे सीधा राहुल के पास पहुंचाने का रास्ता दिखा रहा था। वो तुरंत मान गई। होठों पर चालाक मुस्कान लिए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा पैदा करके दूंगी, लेकिन बदले में मुझे पूरे 5 करोड़ चाहिए। और बच्चे के जन्म के बाद मेरा इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सागर की आंखों में नमी चमक उठी। बस बच्चा बच जाए, यही काफी है। दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बदले सागर ने सुनैना को 5 करोड़ देने का वादा किया और साथ ही उसे आजाद करने का भी। आजादी और 5 करोड़ का नाम सुनकर सुनैना जोश से झूम उठी। असल में ये पैसे उसके लिए आखिरी सहारा थे। उसकी माँ पहले ही उसकी असलियत जान चुकी थी और उसने अपनी बेटी से हर रिश्ता तोड़ लिया था। अब माँ की तरफ से कोई पैसा नहीं आता था। सुनैना के पास सिर्फ यही लालच बचा था। लेकिन सागर जानता था ऐसी औरतों के लिए 5 करोड़ भी कम ही होते हैं। उधर आरती की दुनिया भी बदल चुकी थी। उसके चाचा चाची अब लंदन शिफ्ट हो चुके थे। चाचा ने आखिरी बार कोशिश की थी कि आरती को अपने साथ ले जाएं, मगर चाची ने साफ इनकार कर दिया और ऊपर से तसल्ली भी दी
फिक्र मत कीजिए, हम हर महीने इसके खर्चे भेज देंगे। आरती हॉस्टल में रहने लगी, वही पढ़ाई करती, छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वही पुराना सुकून था। उधर सागर अपने आने वाले बच्चे के लिए हर तैयारी कर चुका था। उसका दिल उम्मीदों से भरा था, लेकिन सुनैना, वो इन 8 महीनों में पेट संभालते संभालते तंग आ चुकी थी। अगर 5 करोड़ का लालच ना होता तो शायद कभी ये बच्चा जन्म भी ना ले पाता, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 8वें महीने में अचानक सुनैना के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना ज्यादा कि वो बिलबिलाकर चीख पड़ी, और ये सब उसकी अपनी लापरवाहियों की वजह से हुआ। आज सुनैना का बर्थडे था। उसने अपने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। दोस्तों के साथ उसने खूब शोर गुल्ला मचाया, हंसी मजाक किया और शराब भी पी। सागर ने उसे बहुत समझाया, सुनैना प्लीज, अब तुम इस हालत में हो, ड्रिंक मत करो, मगर वह कहाँ मानने वाली थी। नशे में चूर उसका पैर फिसला और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। सागर का दिल थक से रह गया। वो तुरंत दौड़कर उसे उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने तब तो कोई गंभीर बात नहीं बताई, लेकिन रात होते होते सुनैना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दर्द की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सागर हड़बड़ाकर उसे फिर से अस्पताल ले गया, लेकिन इस बार हालात हाथ से निकल चुके थे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर बच्चे के जन्म के समय ही सुनैना की सांसें थम गईं। उसका शरीर सफेद चादर के नीचे ढक दिया गया और सागर की आंखें पत्थर बन गईं। अपनी गोद में नवजात को थामे उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू हुई है। सुनैना का अंतिम संस्कार करने के बाद सागर अपने 8 महीने के बेटे आशु को लेकर हिंदुस्तान लौट आया। वहीं एक बड़े अस्पताल में उसने जॉब शुरू की। अब उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा था। आशु ही उसकी धड़कन, आशु ही उसका सहारा। समय गुजरता गया, आशु 8 महीने का हो गया। सागर अपने प्रोफेशन में भी नाम कमा चुका था। उसके हाथों में जैसे जादू था, जो मरीज उसके पास आता ठीक होकर जाता। लोग दूर दूर से इलाज करवाने आते। अब वह एक जाना पहचाना डॉक्टर बन चुका था। इसी दौरान एक दिन जब वह अस्पताल में सुनसान कॉरिडोर में होकर गुजरा, तो एक जानी पहचानी सी खुशबू ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो महक, वो सांसों की आहट, एक पल को उसे लगा जैसे वक्त थम गया है। उसने शीशे के पार एक मरीज को देखा, सफेद चादर में लिपटी, एक नाजुक सी शक्ल, चेहरा कमजोर, आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं। फिर भी उसका दिल चीख पड़ा, ये तो आरती है। सागर के कदम भारी थे, मगर दिल की धड़कनें तेज। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। कमरे में सन्नाटा पसरा था। वह धीरे से आगे बढ़ा। आरती, उसके होठों से टूटा हुआ शब्द निकला। आरती ने नजर उठाई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो आंखें जो कभी उसे देखकर चमक उठती थी, अब बिल्कुल खाली थी। सागर ने नर्स से सवाल किया, ये लड़की कौन है? नर्स ने लंबी सांस लेकर कहा कि सर, हमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसकी याददाश्त जा चुकी है। अब जबकि ये पूरी तरह ठीक हो चुकी है, मैनेजमेंट ने इसे अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया है। सागर का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, अब की बार मैं इसे अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़ा और कांपते हाथों से आरती का चेहरा छुआ। उसकी आंखें भीग गई। तुम ठीक हो ना आरती? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। और फिर उसने कहानी गढ़ दी। उस रात तुम नाराज होकर घर से निकल गई थी। तुमने मुझे और आशु दोनों को छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें हर जगह तलाशा, 2 दिन तक पागलों की तरह ढूंढा, और आज आज तुम मुझे यहाँ मिली।
तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। आरती ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसका माथा सुनरा जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अचानक उसके सिर में दर्द उठने लगा। सागर ने उसके हाथ थाम लिए। फिक्र मत करो आरती, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। फिलहाल घर चलो, हमारा बेटा आशु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरती ने चुपचाप सागर का हाथ थाम लिया। अजीब था, पर उसे यूं लगा जैसे ये शख्स सचमुच उसके दिल के बहुत करीब रहा है। सागर उसे लेकर अपनी हवेली पहुंचा। वहां सारे नौकरों को इकट्ठा कर उसने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम सब आरती को छोटी मालकिन कहकर पुकारोगी और उसे यही बताओगी कि वो मेरी बीवी है और आशु उसका बेटा। लेकिन सागर के दिल में एक गहरी घबराहट हमेशा चुभती रहती थी। अगर कभी आरती की याददाश्त वापस आ गई और उसने आशु की वजह से उसे ठुकरा दिया तो ये ख्याल उसे भीतर तक तोड़ देता। कई बार तो वह खुदा से तभी जुबान में प्रार्थना करता कि हे भगवान, आरती को कभी कुछ याद ना आए, बस वो हमेशा मेरे पास रहे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आरती धीरे धीरे सागर और आशु की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह उठकर वो सबसे पहले सागर के लिए नाश्ता बनाती, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती और आशु को सीने से लगाए रखती। उसके दिल में अब सागर के लिए चाहतें पलने लगी थी। वो उसके करीब होना चाहती थी, मगर सागर हर बार खुद को पीछे खींच लेता। कभी कभी जज्बातों में बहक जाता, मगर अगले ही पल संभल जाता। उसके जहन में वही डर गूंजता, अगर आरती को सच्चाई पता चल गई तो क्या मैं उसकी आंखों में देख पाऊंगा। एक शाम सागर अस्पताल से लौटा तो घर का माहौल अजीब बेचैनी से भरा था। आशु लगातार रोए जा रहा था। आरती की बिखरी हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। देखिए ना सागर, आशु चुप ही नहीं हो रहा। मैंने बोतल दी थी, मगर वो दूध को मुंह तक नहीं लगा रहा। सागर ने फौरन बेटे को गोद में लिया। उसके सीने से लगते ही आशु कुछ पल को शांत हुआ, मगर फिर धीमे धीमे सिसकियां भरने लगा। आरती की आंखें नम हो उठी। सागर, एक बात पूछूं? पूछो, उसने बेटे के सर पर थपकी देते हुए धीमे से कहा। आशु सिर्फ 8 महीने का है, फिर हम उसे टॉप फीड क्यों देते हैं? मैं उसे अपना दूध भी तो पिला सकती हूँ। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे हेल्दी होता है। आरती की आवाज में झिझक थी, मगर आंखों में जज्बात साफ थे। सागर चौंका। उसने नजरें चुराते हुए कहा, आरती, इसकी क्या जरूरत है जब वो टॉप फीड पर आराम से है तो? लेकिन आप देख रहे हैं ना आशु कितना परेशान है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल फट रहा है। आप मुझे दीजिए, मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। उसकी जिद ने सागर को बेचैन कर दिया। कैसे समझाए कि आशु उसका खून है, मगर आरती से उसका कोई रिश्ता नहीं। वो तो अब तक कभी माँ भी नहीं बनी थी। इसी बीच आशु फिर रो पड़ा। आरती ने उसे अपनी गोद में लिया, बोतल लगाने की कोशिश की, मगर बच्चे ने दूध बाहर उगल दिया। उसकी आंखें भर आई। देखा आपने, अब और नहीं सहा जाता। प्लीज आप कमरे में जाइए, मैं आशु को फीड कराऊंगी। ये कहते हुए उसने हल्के से अपना कुर्ता संभालना शुरू किया, मगर सागर झटके से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। स्टॉप आरती, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन क्यों सागर? आखिर वजह क्या है? मैं अपने ही बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला सकती? सागर का दिल कांप गया। उसने झूठ गढ़ा। जब तुमने आशु को जन्म दिया था तो तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। तभी डॉक्टर ने सलाह दी कि बच्चे को टॉप फीड ही करवाया जाए। अचानक अब बदलना सही नहीं होगा। पहले मैं डॉक्टर से बात करूं, फिर तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना। वो जल्दी से उसकी शर्ट ठीक करता हुआ आशु को गोद में लिए कमरे से बाहर निकल गया। आरती एक गहरी सांस लेकर चुप रह गई। दरअसल आशु के पेट में दर्द था,
इसी वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा था। दवाइयों के कुछ दिन बाद ही बच्चा ठीक हो गया। एक दोपहर आरती लॉन में बैठी थी। आशु पास ही खेल रहा था। उसने सिर सागर के कंधे पर रख दिया। उनकी नजदीकियां अब 2 महीने पुरानी हो चुकी थी, मगर सागर ने अब तक कोई भी हद पार नहीं की थी। उसके दिल में आरती के लिए चाहत थी, मगर वो चाहत पवित्र थी, जैसे किसी फूल को छूकर भी तोड़ना ना चाहे। वो अक्सर मन ही मन यही दुआ करता कि काश आरती को सब कुछ याद आ जाए, ताकि मैं उसे सच कह सकूं, उसे शादी के लिए मना सकूं। उसने उसकी लटे कान से पीछे सरकाते हुए धीमे से पूछा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो आरती? आरती उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई और धीमे से बोली, आपकी सोच से भी ज्यादा सागर। क्या आप आसमान में इन तारों को गिन सकते हैं? आरती ने मासूमियत से आसमान की तरफ देखते हुए सवाल किया। सागर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं, वो खिलखिलाई, तो फिर मेरी मोहब्बत का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। मेरी मोहब्बत आपसे बहुत ज्यादा है। उसकी बात सुनकर सागर के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने उसके बालों को हल्के से छूते हुए फुसफुसाया, तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे करीब आने का? पति पत्नी की कुछ जरूरतें होती हैं आरती, जो बस एक दूसरे से पूरी होती है। तुम्हें कभी वो एहसास नहीं होता? आरती झटके से पीछे हट गई। उसकी आंखों में घबराहट थी। मुझे मुझे आपसे बहुत शर्म आती है सागर, पता नहीं क्यों। जब आप करीब आते हैं तो मेरा दिल घबराने लगता है। सागर ने लंबी सांस ली। वो जानता था ये सब क्यों था। अभी तक उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। आरती उस अनुभव से अनजान थी, और यही वजह थी कि हर बार हिचकिचा जाती थी। कुछ पल चुप रहकर सागर ने हिम्मत जुटाई। मैं सोच रहा हूँ आरती, कि हम एक बार फिर से शादी कर लें। आरती ने मासूमियत से चौंक कर कहा, लेकिन हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है ना? हाँ, सागर ने तुरंत कहा, मगर मेरा दिल चाहता है कि हम एक बार फिर से शादी करें। अब और नहीं सहा जाता। आरती, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। आरती हल्का सा हंस पड़ी। लोग तो मजाक बनाएंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद शादी कर रहे हैं। उसकी हंसी सागर के लिए किसी दुआ से कम नहीं थी। मगर तभी नौकर हांफते हुए आया। साहब जी, राज साहब आपसे मिलने आए हैं। राज नाम सुनते ही सागर का दिल धक से रह गया, और उसी पल जैसे किसी ने आरती के अंदर एक बम फोड़ दिया। उसके दिमाग में धमाका हुआ, और गुजरा हुआ अतीत एक एक कर आंखों के सामने तैरने लगा। वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। यादों की बाढ़ उमड़ आई थी। डॉक्टरों ने कहा भी था, कभी कोई एक शब्द, कोई चेहरा, कोई हादसा उसकी यादें लौटा देगा, और वही हुआ। आरती, तुम ठीक तो हो ना? सागर ने फिक्रमंदी से उसके कंधे थामे, मगर उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, शिकायतें थी। कांपते होठों से निकला, आपने मुझसे झूठ बोला। उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती लगी। सागर कुछ कहना चाहता था, मगर आरती उसकी बात सुने बिना ही कमरे की तरफ भाग गई। 2 घंटे तक वो कमरे में बंद रही। आशु तक से मिलने बाहर नहीं आई। भीतर उसके दिल में पुरानी यादें तूफान बनकर लौट रही थी। सागर की मोहब्बत भरी नजरें, फिर अचानक उससे जुदाई, उसकी तड़पती रातें, और वो सवाल जो आज भी जिंदा था, सागर ने इजहार क्यों नहीं किया? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब सब कुछ साफ था। आशु उसका बेटा नहीं था, और उस दिन उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। दरअसल हॉस्टल की उसकी रूममेट ने जलन से उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। वजह बस इतनी थी कि उसका मंगेतर आरती से प्यार करने लगा था और शादी करना चाहता था। सुबह का उजाला हुआ तो सागर उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में थकान और पछतावा दोनों थे। धीरे से बोला,
अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो आरती, तो मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। मुझे और आशु, हम दोनों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन इस बार मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो मैंने किया उस पर मुझे बेहद शर्म है, लेकिन भगवान जानता है आरती, मैंने कभी तुम्हारा नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। जज्बात में आकर कुछ पल के लिए बहक जरूर जाता था, मगर अपनी हद कभी पार नहीं की, क्योंकि मैं जानता था वो गलत होता। सागर की आवाज भर गई थी। आरती की आंखें भीग चुकी थी। उसने कांपते होठों से कहा, मेरे दिल में मोहब्बत जगाकर, मेरे अंदर आशू के लिए तड़प जगाकर, अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं सागर? अब ये मुमकिन नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सागर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? आरती ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। शादी का इंतजाम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ। अब आपसे दूर होना मेरे लिए नामुमकिन है। और आशु भले ही मेरा खून नहीं है, मगर वो मेरा बेटा जरूर है। सागर की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस किया। कुछ ही दिनों बाद उसने बड़ी धूमधाम से आरती से शादी की। इस बार बिना किसी झूठ, बिना किसी डर के। उसके सारे अरमान पूरे हो गए। शादी की रस्मों के बाद आरती दुल्हन बनकर उसी कमरे में बैठी थी जहां पिछले 3 महीने से रह रही थी। सागर अंदर आया और उसके गले में एक नाजुक सी चैन पहनाई। चैन पहनाते हुए जब उसकी गर्दन को हल्के से छुआ तो आरती सिमट गई। काफी देर तक वो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता रहा, और जब उसने उसकी मौजूदगी को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया, तो सागर धीरे धीरे उसके करीब हुआ, बाहों में समेटकर कानों में सरगोशी की। तो क्या ख्याल है, आज आशु को दूध पिलाओगी या फिर आशु के पापा को? आरती शर्म से लाल पड़ गई और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। आप बहुत बेशर्म हैं, उसने धीमे से कहा। सागर ने आंख दबाई। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, और ये तुम्हें आज की रात पता चल जाएगा। उसकी हर शरारत पर आरती लजा जाती और सागर उसकी इस शर्मीली अदाओं पर खिलखिला उठता। उस रात दोनों एक दूसरे के हो गए। अब जिंदगी खूबसूरत हो चुकी थी। आरती ने आशु को अपनी आगोश में ले लिया था। वो भले उसकी कोख से पैदा नहीं हुआ था, मगर ममता की गहराई में उसने उसे अपना खून, अपना बेटा मान लिया था। सागर का प्यार भी आरती के लिए हर दिन और गहरा होता चला गया। दोनों ने जिंदगी की राहों पर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मोहब्बत, भरोसा और परिवार के साथ उनकी दुनिया अब मुकम्मल हो चुकी थी। दोस्तों, ये भी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर दिल छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार और नई मोहब्बत के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।